नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी आज की बहस लोकतंत्र पर है। मैं मानता हूं कि देश में लोकतंत्र है। एक एंकर के तौर पर मेरे पास सवाल पूछने की पूरी आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे मेहमान भी पूरी आजादी से बोल सकते हैं और यही आजादी पूरे देश को है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मानना है कि देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है, काम का नहीं। अमेरिका में राहुल गांधी का भारत सरकार के प्रति अविश्वास का दूसरा लेक्चर था। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में लोकतंत्र को शून्य बराबर बता दिया। कल उन्होंने कहा था कि देश में राजनीति करना आसान नहीं रह गया है। इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा कि देश में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, सारी संस्थाएं विपक्ष के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके फोन टैप किए जाते हैं, वो जो कुछ करते हैं या जहां भी जाते हैं सरकार को पूरी खबर रहती है। राहुल गांधी का इशारा पेगासस की तरफ था। हालांकि वो इस पर नहीं बोले कि फोन टैपिंग का शक था, तो फिर उन्होंने अपना फोन जांच के लिए देने से मना क्यों कर दिया। और इसी भाषण में उन्होंने अपनी संसद सदस्यता छिन जाने का दर्द भी सामने रखा। राहुल ने कहा कि वो तो बोलने के लिए संसद गए थे, लेकिन बोलने की वजह से ही उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया। यहां भी उन्होंने मामले का जिक्र नहीं किया कि उनकी सदस्यता किस वजह से गई। राहुल कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि मोहब्बत का पैगाम तो एक बहाना है, वो नफरत का बाजार चला रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर विदेश में देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्हें नफरत का अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी भी बता दिया। यहां तक आरोप लगाया कि दूसरे देशों में जानबूझकर ऐसे भारत विरोधी मंच सजाए जाते हैं और उसमें राहुल को बुलाया जाता है। मेरे साथ दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे आने वाली बहस में, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए अभी तक का यह अपडेट और ये भी देखिए कि बीजेपी बताएगी कि राहुल की दुकान से उसे क्यों नफरत का बाजार लगती है और कांग्रेस साबित करेगी कि ये मोदी विरोध की दुकान है या मोहब्बत की दुकान। लेकिन पहले राहुल गांधी के बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाओं को एक बार सुन लेते हैं। Entire opposition is struggling in India. Financial dominance, institutional capture. We are struggling to fight the democratic fight in our country. कौन सा ऐसा मंच है जहां पर राहुल गांधी जी जाके बात कर रहे हैं? कौन प्रायोजित करता है ऐसे कार्यक्रमों को? Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition. Those institutions, by the capture, certainly want playing the role that they're supposed to. क्या ऐसे मंच पे राहुल गांधी जी को जाना चाहिए था? अरे गए और राहुल गांधी जी ने भी उस पे जाके भारत को और अपमानित करने का काम किया। I heard in the introduction that I was a member of parliament until. तो राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? राहुल गांधी विदेश में जाकर अगर चर्चा कर ले लोकतंत्र पर तो आपको बुरा लगता है। प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर क्या क्या नहीं कहा। और उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े के तट्टू नहीं, वो कोई इवेंट नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं। और राहुल गांधी बहुत बड़े, मैं उनका भाषण सुन रहा था फॉर्म में। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका एक ही काम है कि मोदी जी को गाली देना और देश को बदनाम करना। आत्ममुक्त राजा हमेशा अपनी प्रशंसा करना चाहता है, सुनना चाहता है, लेकिन अब लगता है कि मोदी जी से असंतुष्ट कुछ लोग भाजपा में बैठे हैं, वो बेकार इस मामले को चूक गए। लंदन में जा करके तो कभी अमेरिका में जा करके वह भाषा एक ही बात कही जा सकती है कि इनको जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है।
तो मोहब्बत की दुकान या फिर नफरत का बाजार, जैसा रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चूंकि ये कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मामला है, इसीलिए मैंने दोनों पार्टी के दो नेताओं को बुलाया है। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, वो मेरे साथ हैं, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के सांसद है, प्रखर वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं रोहन जी। जो कहा आज रविशंकर प्रसाद ने कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, जिस तरह के भाषण उनके आ रहे हैं, ये तो नफरत का बाजार है, और ये नफरत भारत के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। देखिए दीपक जी, जिसने भी राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा, सारे भारतीयों ने सुना है, कहीं पे भी एक भी जगह पे उन्होंने कोई देश का विरोध नहीं किया है। क्या ये कहना कि यहाँ पे विपक्ष खतरे में, ये देश का विरोध हो गया? क्या ये कहना है कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, क्या ये देश का विरोध हो गया? क्या ये कहना कि मैं सांसद था और मैं सच बोला इसलिए मेरा सांसद पद रद्द किया, क्या ये गलत बोला उन्होंने? और कौन सी आज भाजपा कौन से मोहब्बत की दुकान की बात कर रही है? नफरत की दुकान तो दिल्ली में दिख रही है। जिस प्रकार से हमारे एथलीट्स की हालत है पूरे विश्व में, विश्व की बॉडी उसका खंडन कर रही है, पर ये भाजपा वाले हिल नहीं रहे। ऐसा क्या प्यार है? एक व्यक्ति का प्यार है क्या? दीपक जी, आपको नहीं लगता है कि ऐसे मुद्दे से देश की प्रतिष्ठा खराब हो रही? हमने तो नहीं कहा, तब मोदी जी को और उनके जितने भी संतरी तंत्री मंत्री है उनको नहीं लगता है कि देश की प्रतिष्ठा खराब हो रही है? पूरे विश्व में थू थू हो रही कि एक व्यक्ति के ईगो के कारण, उसके अति आत्मविश्वास के कारण आज पूरे देश के जितने भी हमारे खिलाड़ी है बेचारों को रोना पड़ रहा है। उनके मेडल जो देश की शान है, आन बान और शान है, उनको बहाने की मजबूरी पड़ रही है। क्या ये नहीं दिख रहा है? क्या ये अहंकार नहीं? क्या ये लोकतंत्र को कुचलना नहीं कहेंगे? क्या इसको हम लोकतंत्र की आवाज को दबाना नहीं कहेंगे? क्यों नहीं दिखता है भाजपा वालों को? आप बताइए ना, आप मौका क्यों दे रहे हैं? आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, आज तो हम लाइव एग्जांपल दिल्ली में देख रहे हैं। कहाँ है? प्रधानमंत्री जी के घर से ज्यादा दूर नहीं है। आप जाइए, अपनी बेटियों से बात कीजिए, उनका दर्द समझिए, और जो भी है सच झूठ बात की बात है, पर आपका अहंकार ये चीज दिखाता है कि आपके लिए आपकी सत्ता कितनी प्यारी है, और देश की छवि की बात ही मत कीजिए, आपको सिर्फ अपनी छवि की पड़ी है। और जो भी व्यक्ति आपकी छवि के खिलाफ एक भी शब्द बोलता है, उसको आप देश के खिलाफ बता के देशद्रोही साबित कर देते हैं। भाजपा भारत नहीं है, समझ लीजिए भाजपाई हो, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। हम हमारे लोकतंत्र की रक्षा करके रहेंगे, और अगर आपको लोकतंत्र से इतना प्यार है तो जो हमारी बेटियां अभी बैठी है, जो हमारी एथलीट बैठी है, क्यों आप जाके वहां पे उनका दुख साझा नहीं करते? क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हैं? पूरा देश आपको देख रहा है, तमाशा बन के बैठा है। प्रधानमंत्री जी मौन मोदी जी बन के बैठे हैं, पूरे भाजपाई। आज रविशंकर प्रसाद जी को तो आज राहुल गांधी मंत्रालय दे देना चाहिए। जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। क्या एक भी शब्द उन्होंने कहा हमारी बेटियों के लिए? क्या एक भी सवाल उनसे किसी की पूछने की हिम्मत हुई हमारी बेटियों के बारे में? दीपक जी, दर्द होता है। कई बार भाजपा कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, और भाजपा को समझना पड़ेगा आपका जो अति आत्मविश्वास है उसी का परिणाम है कि एक से एक राज्य आपसे सरकता जाएगा। समझ जाइए, आप भाजपा भारत नहीं है। तो आपको तो आत्मविश्वास बने रहने देना चाहिए ना। हार रहे हैं अच्छी बात है, आप जीतेंगे। आप कह रहे हैं आत्मविश्वास से हार जाएंगे तो अच्छी बात है ना, आपको तो बोलना कंटिन्यू करना चाहिए। भैया आत्मविश्वास रखो, आप हारते रहो, हमको जीतने दो। देखिए दीपक जी, हमारे और भाजपा के बीच में यही फर्क है। हम हमारे फायदे के लिए देश का नुकसान तो नहीं करेंगे। आज सत्ता भाजपा की है, जिस प्रकार से आप ही देख रहे हैं दीपक जी, आप भूल जाइए, आप एक पत्रकार है, क्या आपको दर्द नहीं होता है जिस प्रकार से हमारी बेटियों के प्रताड़ना हो रही है, हमारे जिस प्रकार से एथलीट्स की प्रताड़ना? इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता है दीपक जी। इसका मैं जवाब ले लेते हैं। नहीं सकता हूं। सुधांशु जी बताइए। अच्छे मित्र है, मुझे लगता है कि उनको एक सेंटेंस तो बोलना चाहिए कि हमारी सरकार की गलती है। एक शब्द बोल के दिखा देगा सुधांशु जी में थोड़ी भी ईमानदारी बची है या थोड़ी भी इंसानियत बची है। भूल जाइए कि आप भाजपा ही, आज आप देश के नागरिक की तरह से एक बार बात करके दिखाइए, मेरा रिस्पेक्ट आपके लिए डबल हो जाएगा। अब दीपक जी मैं बोल सकता हूं? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, लोकतंत्र खत्म हो गया है, सारे संवैधानिक संस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं। इसलिए इन्होंने जो कर्नाटक का चुनाव जीता है और शानदार जीत हासिल की है, वो लोकतंत्र खत्म होने के बाद हासिल कर ली है। अब चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है। दो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए जिस पर इन्होंने बड़ा छाती ठोक ठोक के कहा कि दोनों इनके लिए सही हो गए। अब न्यायपालिका सही है। पवन खेड़ा जी को रिलीफ मिल जाए तो न्यायपालिका सही है, और राहुल गांधी जी को सजा हो जाए तो न्यायपालिका गलत है। मेरे विचार से हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हमारी कर्नाटक में हार हुई है। उतनी ही ईमानदारी से कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पे तौलकर भारत के लोकतंत्र, भारत की संस्थाएं और संस्थाओं की मर्यादा को विदेश की धरती से जाके हम ध्वस्त करने का काम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, जो पहलवानों का विषय उठाकर अभी रोहन जी ने काफी आक्रोश के साथ अभी अपने भावों की अभिव्यक्ति की, तो मैं कहना चाहता हूं उस पर दो जांच चल रही है, एक कोर्ट के निर्देश में और एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे। आपको जांच का इंतजार नहीं है और आप उससे पहले निष्कर्ष ड्रॉ करना चाहते हो, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर महिलाओं के प्रति इतना भाव है तो जो जांचें हो चुकी हैं उनके बारे में क्या कहना था भाई?
केरल में आपने केरल स्टोरी का मजाक उड़ाया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और आपके मुख्यमंत्री ओमन चांडी केरल विधानसभा में बोल चुके हैं इस लव जिहाद के बारे में, किस ढंग से केरल की लड़कियों को पकड़कर शोषण करके जिहादी बनाया जाता है। और केरल एसटीएफ की जांच सुप्रीम हाई कोर्ट में सबमिटेड है और 2009 9 जून का हाई कोर्ट का जजमेंट है। मैं भी सुनना चाहता हूं कि एक बार ईमानदारी से बोलिए तो मेरा सम्मान जो इतना गिर गया है, कांग्रेस पार्टी का सम्मान हमारी नजर में, वो थोड़ा सा उठ जाए कि कम से कम जांच का इंतजार न करके जितना छाती ठोक रहे हैं, न्यायालय के अंदर सबमिटेड, न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और अपनी सरकार, अपनी मुख्यमंत्री के जांच के बाद उसका मजाक उड़ाना कि ऐसा कोई नहीं था। कम से कम अगर आप इतना ही क्षमा मांग लें तो थोड़ा मामला ठीक हो जाएगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये स्टैनफोर्ड में जाके बोले हैं। मैं दीपक जी याद दिलाना चाहता हूं, भारत के शायद सबसे ज्यादा ग्लोबल टॉटिंग नेताओं में से एक है राहुल गांधी जी। इस समय अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है और रेट ऑफ ग्रोथ कितना है? सिलिकॉन वैली में है ना, ये वही सिलिकॉन वैली जहां सिलिकॉन वैली बैंकक्रप्ट हो गया है। भारत में हाहाकार है। अभी 7.2% की कल अर्थव्यवस्था है। जब मूल मुद्दों की बात करते हैं, आईएमएफ ने कहा है कि भारत 16% कंट्रीब्यूट करने वाला है और जिस धरती पे खड़े हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, वह आर्थिक मंदी के खतरे में खड़ा हुआ है। वहां एक बैंकक्रप्ट हो चुका है और उसी सिलिकॉन वैली में भारतीयों ने शानदार काम करके दिखाया है। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सबके सीईओ भारतीय हैं और इस बात को लेकर गर्व की अभिव्यक्ति कितनी बार हुई है? छाती पीटा गया है हजारों बार। साहब वो हंगर इंडेक्स में नीचे आ गए, जिस हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान पाकिस्तान हमसे ऊपर हैं, जहां गोलियां चल रही हैं आटा दाल चावल पाने के लिए, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम नीचे आ गए, इसमें चाइना हमसे ऊपर है। मतलब चाइनीज पार्टी का कन्वेंशन हुआ तो हु जिनताओ की हाथ पकड़ के निकालने वाली फोटो के अलावा दीपक जी कौनो फोटो दिखाई पड़ी हो तो बताइए, और वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है। मुझे समझ में नहीं आता है, जिस धरती पे जाके खड़े, आज ईमानदारी से कहिए तो कि अमेरिका से बेहतर अर्थव्यवस्था का संचालन भारत में हो रहा है। और ये मॉर्गन स्टैनली, अर्नेस्ट एंड यंग और आईएमएफ तीनों ने ये बात कही है। और जिस धरती पे खड़े वहां कहिए कि बैंकक्रप्ट हो गया, नहीं वो नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं भारत और भारतीयता के प्रति घृणा जितनी भी कूट कूट के भरी हो, मगर मुझे एक और आश्चर्य लगता है दीपक जी, ये मोहब्बत की दुकान सजाने आए थे मगर मोदी जी के प्रति नफरत की दुकान में हालात ये है कि भारत की सरकार, भारत के संस्थान से ज्यादा भगवान तक बात को घसीट लाए। गजब है भाई, भगवान को भी घसीट लाए। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं हमारे लिए भगवान कौन है? जनता जनार्दन है। हम तो जनता जनार्दन कहते हैं। जनता को हम समझाते हैं और जनता इस बात को समझती है। मोदी जी जो भी बात बताते हैं जनता का विश्वास है। मगर दीपक जी आपको पता है, एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो भगवान के भी समझाने पे नहीं समझता है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको शब्दशः न लिया जाए, प्रतीक मैं कह रहा हूं, जानते कौन होता है? शैतान। शैतान को भगवान के भी समझाने में समझ में नहीं आता है, वह हमेशा खिलाफत में खड़ा होता है। फिर मैं कैविएट के साथ ही बोल रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है अब ये कांग्रेस के सोचने का विषय है कि आपको हर चीज में नकारात्मकता नजर आती है, यहां से लेकर 7 समुंदर पार तक नकारात्मकता नजर आती है। मैं पुनः रोहन जी से अनुरोध करूंगा कि केरल में अपनी गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित सत्य का मजाक उड़ाने के लिए क्षमा मांग लें। लंदन में डेमोक्रेसी को के ऊपर आघात करने के लिए क्षमा मांग लें। और जहां खड़े होकर आपने स्टैनफोर्ड में भाषण दिया है, सैन फ्रांसिस्को में, वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो ये नजर आएगा कि भारत के लिए थोड़ा बहुत ही सम्मान कुछ ना कुछ तो शायद बचा हो, या मोदी जी के प्रति नफरत का चश्मा लगाकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रति घृणा का चश्मा लगाकर भारत के भी अपमान करने में किसी भी प्रकार का गुरेज नहीं है। मेरे विचार से भारत की सबसे पुरानी पार्टी को इतनी परिपक्वता दिखानी चाहिए। और ये राहुल गांधी जी बार बार जाकर विदेश में जो एक नया शगुफा छोड़ देते हैं, मेरे विचार से कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि हर बार विदेश में जाकर भारत के बारे में, मैंने इतने फैक्ट्स बोले, इनमें से एक भी फैक्ट अगर गलत हो तो मैं इन बातों के ऊपर विचार करने को तैयार हूं। ठीक है रोहन गुप्ता जी, मेरा सीधा सवाल, मैंने आपसे पूछा था मोहब्बत की दुकान या नफरत का बाजार, ये आरोप लगा रहे रविशंकर प्रसाद जी, तो क्या खोला है आपने, मोहब्बत की दुकान या भारत और भारत की व्यवस्था, भारत के सिस्टम के प्रति नफरत? सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल नहीं, देश के बिल्कुल मोहब्बत की दुकान और भाजपाई नफरत के खिलाफ अपने नफरत का बाजार खोला है। ये भाजपाई नफरत नहीं तो और क्या है दीपक जी?
आज सुधांशु जी को जब मैंने बात की, मेरी शुरुआत की, मैंने कहा कि हमारी जो पहलवान बेटियां हैं, हमारे जो पहलवान बैठे हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। क्या लगता है दीपक जी, ऐसी सरकार जो केंद्र में सरकार में है, ज्यादातर राज्यों में सरकार में है, उनके प्रति आज हमारे पहलवानों के प्रति जिस प्रकार से असंवेदनशीलता का वर्तन उन्होंने किया, पूरा देश माफ कर देगा? अरे बेटियां हैं, प्रधानमंत्री जी के घर के पास ही बैठी है और आप छवि की बात कर रहे हैं। आप ही देश की छवि खराब कर रहे हैं। क्यों मौका दे रहे हैं? क्यों है आपकी इतनी निष्ठुरता? क्यों है? क्यों है आप इतने निर्दयी हैं? क्या है उस व्यक्ति में कि उसको बचाने के लिए आपकी आंखों पे आपने पट्टी बांध रखी है? एक शब्द आप लोग नहीं बोल पा रहे। आप कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और पूरा देश, दीपक जी, मैं जब डिबेट करता हूं, मैं एक भारतीय नाते के होने के नाते पहले बात करता हूं और कांग्रेसी होने के बाद में बात करता हूं। एक शर्म, जब हम विजुअल्स देखते हैं कि बेटी अपने मेडल पैक करके गंगा के किनारे पे जाती है, एक भाजपा बोलने को तैयार नहीं है। इनकी महिला मंत्री जो उछल उछल के बातें करती है, एक भी नहीं दिखती है। जो लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कहीं पे नहीं बोल रहे हैं। फिल्मों की बात करते हैं, एक शब्द बोलने के लायक नहीं। ये अहंकार नहीं है तो क्या है दीपक जी? यहाँ में छवि खराब नहीं होती क्या? ये नफरत की दुकान नहीं है? आज हमारी बेटियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं होना, क्या ये नफरत नहीं है? क्या पूरे वर्ल्ड में देश की यहाँ पे टीका हो रही है इस मुद्दे पे, क्या ये नफरत की दुकान नहीं है? और ये चीजों को देश के सामने, विदेश में जाके अगर जाके भारतीयों के सामने चर्चा करना, क्या ये अपराध हो गया? कहीं पे भी हमने भारत के खिलाफ नहीं बोला। क्या भाजपा की सरकार के स्टेप्स के खिलाफ बोलना, क्या ये हमारा अपराध हो गया? ये बड़ी बड़ी बातें करें, उनको नहीं मालूम है सीएमआईए के आंकड़े जो है, बेरोजगारी का दर 11% से ऊपर चला गया। वो आंकड़े खराब हो जाएंगे। अभी इन्होंने 3 विदेशी एजेंसियों के नाम दिए कि इनके रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा, अगर यही एजेंसी गलत रिपोर्ट देती तो वो भी देशद्रोही हो जाते। इनके रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का आज उल्लेख किया। वही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 6 महीने के पहले भाजपा के खिलाफ का रिपोर्ट था, तो देशद्रोही हो गया। आज ये बड़ी बड़ी बातें करें सुधांशु जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आज ये बड़ी बातें करें, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो गया है। क्या इस आंकड़े को भी आप झुठला देंगे? जो बांग्लादेश हमसे छोटा देश है, हमारे सेम एशियन कंडीशंस में है, अगर उस देश की प्रति व्यक्ति आय भारत से बढ़ जाती है, मुझे बताइए इसमें कौन सा विदेशी षड्यंत्र है? देखिए मुद्दा क्या है दीपक जी, हमारा देश जो है एक बड़ी जन आबादी का देश है, हमारे लोग मेहनत करते हैं। आज एब्सोल्यूट टर्म में आप बात करेंगे और आप पर कैपिटा की बात करेंगे, जब आप कंपैरिजन दूसरे देश के साथ में करते हैं तब आपको पर कैपिटा स्केल पे करना ही पड़ेगा। यही बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे 30% कम थी, आज हमसे ऊपर चला गया। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप हंगर इंडेक्स में सवाल उठा लीजिए, प्रेस इंडेक्स में सवाल उठा लीजिए, मुझे इस आंकड़े का तो जवाब दे दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सुधांशु जी। और सीएमआई जो है, ये देश की एक प्रतिष्ठित एजेंसी है जो साइंटिफिक तरीके से बेरोजगारी के आंकड़ों का आकलन करती है। आज तक एक भी भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि इसके बारे में बात करें। ये जाने दीजिए, अभी इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आया है, बाकी 6% का आरबीआई का जो बैंड था उसके ऊपर 1 साल से ज्यादा इन्फ्लेशन रहा है। और सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काफी मध्यम वर्ग के लोग, करोड़ों लोग दीपक जी आपकी डिबेट देखते हैं, मुझे बताइए इन्होंने बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट क्यों कम नहीं किया? आज ईएमआई जो हमारी होम लोन है उसका ईएमआई कम से कम 30% बढ़ गया क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ चुका है। क्यों इन्होंने कम करके नहीं दिखाया? इनके हाथ में तो महंगाई कम करनी होती है, पेट्रोल और डीजल में पर लीटर ये लोग 30 रुपए कमा रहे हैं, तो क्यों वो कम नहीं कर पा रहे? क्या ये निर्दयता नहीं है? क्या यह सहिष्णुता नहीं है देश के प्रति? यहाँ पे देश बदनाम नहीं होता है। मध्यम वर्ग को लूटने का एक भी मौका आप लोगों ने नहीं छोड़ा। शर्म आनी चाहिए आपको। 4-5 उद्योगपतियों का विकास देश का विकास नहीं है। आपको देखना पड़ेगा जो लोडेड, जो आपका जो वन साइडेड, लोप साइडेड विकास हो रहा है, उसका खामियाजा देश के नागरिक चुका रहे हैं। जब तक दीपक जी आम आदमी के जेब में फायदा नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं कहलाएगा। यही कांग्रेस की नीति है। आपने देखी होगी कर्नाटक में जो हमारी नीति है, एक ही हमारा एक्शन है कि जो करप्शन का भाजपाई पैसा है, 40% कमीशन का पैसा, वो देश की जनता की जेब में कैसे जाए। कुछ भी करके हम करेंगे और जनता को ये चीज पसंद आ रही है। आप बड़ी बड़ी बातें बाद में कीजिए, आंकड़े बाद में दिखाइए, पहले हमारी जेब में क्या हो रहा है वो करके दिखाइए, तभी देश आपके साथ खड़ा है। ठीक है सुधांशु जी, आम आदमी की जेब में क्या जा रहा है वो सवाल उठा रहे हैं रोहन गुप्ता जी, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये सब आंकड़े जो है छलावा है ना। देखिए मैं क्रमवार उत्तर देता हूं, पहले इनके शुरुआत के वाक्य को दे दूं। बार बार शर्म बड़ी आती जा रही है। मतलब यहां पर तो ना कोर्ट के आदेश की जांच की प्रतीक्षा करनी है। क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए ना। कोर्ट के आदेश पे बनी हुई जांच की प्रतीक्षा करनी है, शर्म आई जा रही है। और ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जांच की प्रतीक्षा करनी है, शर्म आई जा रही है। मगर अपने केरल के अपनी सरकार की जांच की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिटेड है, उसके ऊपर मजाक उड़ाने पे शर्म नहीं आ रही है। शर्म आनी चाहिए।
आप विधानसभा में खड़े होकर केरल के मुख्यमंत्री ने 300 की बात कही, आप कहते हैं 32,000 क्या है, उसमें शर्म नहीं आती है? इतनी बच्चियां जाकर वो हो गई और आपके मुख्यमंत्री ओमन चांडी हरिद्वार जाके बैठने पे मजबूर। अच्छा, एक दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, जवाब थोड़ा छोटे छोटे रखें। आप दोनों ही हैं, मुझे कम से कम बोल रहे हैं, आप दोनों को सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। छोटा क्या, मेरे तो दूसरे वाक्य में ये बोल पड़े। कारण क्या है ना, इनके मुख्यमंत्री ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा, और वो जांच पूरी हो चुकी है, जांच पूरी होकर कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुख्यमंत्री का बयान है। शर्म तो इस पे आनी चाहिए कि उसके बाद उसको नकारना और उसका मजाक उड़ाना। यहां पे जांच नहीं हुई है, जांच पूरी हो रही है, तो शर्म से लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, पता नहीं कितना शर्म से लाल हुए जा रहे हैं। अब आ रहा हूं अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे। रोहन जी ने बहुत कहा पर कैपिटा इनकम, तो मैं रोहन जी से पूछना चाहता हूं, आपको मौका देना, मगर एक ही वाक्य बोलिएगा, बीच में फिर हमारा टर्न है इसलिए पूरा ना बोले। बताइए पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है इस देश में? इस दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश कौन है? बताइए, पर कैपिटा पे आप बात कर रहे हैं ना, कौन है बताइए? टेक्निकली वही सबसे अमीर देश माना जाता है, बोलिए नाम बताइए। मैं उनसे सवाल लूंगा, मुझे लग रहा है उनका कनेक्शन हैंग कर रहा है। उनका कनेक्शन मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता देता हूं। सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला देश है सिंगापुर, फिर आते हैं कुवैत, फिर आते हैं शारजाह। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं क्या? अरे मैंने तो इसलिए बोला ये बांग्लादेश भाग गए। भाई आपने टर्न पे बोलिए, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था रोहन जी। रोहन जी मैंने आपके बीच में कोई नहीं बोला था। मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया था, मैं जवाब दे दूं आपको। आपने सवाल पूछा था, जवाब दे दूं मैं आपको। अब तो मैंने बोल दिया, आप जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया उसका उत्तर। अब आप बोल रहे तो मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था। अरे भाई मैं तो ये पूछ रहा था कि जहां खड़े हैं राहुल गांधी, वहां का जवाब दीजिए ना। सिलिकॉन वैली में खड़े हैं, सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हुआ या नहीं? बोलिए हाँ या ना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या तरीका है दीपक जी? अब ये बीच में डिस्टर्ब करने लगे। रोज जी अच्छी डिस्कशन चल रही है, अच्छा डिस्कशन चल रहा था, हमारा अनकंफर्टेबल फैक्ट आते एक दूसरे के बीच में जितना कम इंटरफेयर करें उतना बेहतर है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा, इंटरेक्शन कर सकते हैं बट इंटरफेरेंस। हाँ, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था, जहां राहुल गांधी खड़े होकर भाषण दिए हैं, स्टैनफोर्ड से, सैन फ्रांसिस्को से, बे एरिया से, सिलिकॉन वैली से, वहां क्या स्थिति है? बोलो ना तो कि सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया, एक और बैंक भी बैंकरप्ट हुआ है अमेरिका का। बोलो ना कि सबसे बुरी बांग्लादेश भाग गए। मतलब कहां अमेरिका, कहां बांग्लादेश? मतलब कुछ भी अपनी बात को सच साबित करने के लिए। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले इंग्लैंड में जाके बोले थे, और क्या बोले? अभी जब प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल को लेके आए, कहते राजतंत्र का प्रतीक है, और इंग्लैंड में तो अभी बाकायदा राज्याभिषेक हुआ और वो लोकतंत्र का प्रतीक है। राहुल गांधी यही बोले थे ना, I am very surprised why the defenders of democracy, England and America, are not reacting. वाह, जहां पर स्थापित राजतंत्र है वो तो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, और जहां पर कि भारत की संस्कृति का एक प्रतीक रख दिया जाए तो वो राजतंत्र है। मान्यवर, इतने जो आप लोग चेहरे बदलते हैं, तो आपकी नफरत हो या मोहब्बत हो, दुकान हो या सामान हो, असलियत हो या ईमान हो, सब का सब सामने आ जाता है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि कृपया भारत के बाहर जाकर राहुल गांधी जी से कहिए कि वो बोलने में थोड़ा संयम रखा करें। जो कुछ वो भारत के बारे में बोलते हैं, भारत की क्या प्रतिष्ठा, और ये कह रहे हैं आंकड़े में ऐसे बोल रहा हूं। अरे बताइए, अर्नेस्ट एंड यंग के आंकड़े पे आपको भरोसा नहीं, स्टैंडर्ड एंड पुअर के आंकड़े पे भरोसा नहीं। भाई आईएमएफ में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किए, कहिए आईएमएफ के आंकड़े मुझे भरोसा नहीं। और कहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जहां काम किए थे, जिसके आधार पे वो सब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, वो गलत है। बोलिए, इनसे पूछना चाहता हूं। कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगना कि साहब ये आंकड़ा गलत, वो आंकड़ा गलत। और ये जो इंडेक्स बनाती हैं, ये ऑथोराइज्ड एजेंसीज नहीं है, ये टोटली प्राइवेट है। आईएमएफ इज ए स्टैच्यूरी बॉडी। मैं चलिए, अर्नेस्ट एंड यंग भी एक प्राइवेट कंपनी, मैंने छोड़ दिया उसको। आईएमएफ इज ए स्टैच्यूरी बॉडी। आईएमएफ की चीफ के कहे गए बयान को आप हवा में नहीं उड़ा सकते। भारत का जो ग्रोथ रेट दिया गया 7.72%, ये स्टैच्यूरी बॉडी के द्वारा दिया गया, इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते। मैं फिर विनम्रता से पूछता हूं, चलिए अमेरिका छोड़ दिए, एक G20 कंट्री या एक G7 कंट्री में बताएं जहां हमसे अधिक ग्रोथ रेट हो और हमसे कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो। चुनौती से पूछना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां जाके ज्ञान दिए हैं, अभी अमेरिका में, इससे पहले इंग्लैंड में थे, उससे पहले जर्मनी गए थे, उससे पहले इटली गए थे, उससे पहले थाईलैंड गए थे। बताइए, इनमें से किस देश की ज्यादा है? और जिसका आप सबसे ज्यादा गुणगान करते हैं, चाइना, उससे बता दीजिए क्या स्थिति है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, होगा हमारे प्रति जो मन में भाव हो वो यहां आके बोलिए, वहां पे उससे परहेज करिए। देखिए दीपक जी, बड़े दुख की बात है कि सुधांशु सिंह जैसे एक प्रवक्ता को, जो जनरली तैयारी करके डिबेट में आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हैं,
कहीं पे भी कहीं, अरे भाई कहा राहुल गांधी जी ने कहा बोला, कहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है आपको? काहे को बौखला रहे हो? यूएस में बोले, लंदन में बोले, कहीं पे भी बोले, अफ्रीका में, तो देश की बात कर रहे हैं ना। और बांग्लादेश हमारे बाजू में छोटा सा देश है, छोटा सा देश है जिसकी पर व्यक्ति आय हमसे ज्यादा बढ़ गई। क्या ये आंकड़ा झूठा है? बताइए सुधांशु जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि पूरे देश को मालूम है, आपके माध्यम से दीपक जी मैं कहना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय एक ऐसा मापदंड है कि उस सरकार के राज में 5 साल में आपके जो नागरिक है उसकी व्यक्तिगत आय में कितनी वृद्धि हुई। जब कांग्रेस की सरकार थी ये वृद्धि 200% से ज्यादा हुई, जब से भाजपा सरकार में आई है 70% भी नहीं बढ़ी। ये हकीकत है, मैं आंकड़ों के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि यूपीए में जो ग्रोथ हुआ प्रति व्यक्ति आय में, वो नहीं हुआ है। और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा होना इस बात का प्रमाण है, क्योंकि बांग्लादेश एक साउथ एशियन कंट्री है, उसकी जो सिचुएशन है हमसे कार्यक्रम मिलती हुई, उसकी इकोनॉमी हमसे छोटी है। अगर उस देश की प्रति व्यक्ति आय हमसे बढ़ती है तो इस सरकार को शर्म से झुक जाना चाहिए, और जो भी आंकड़े ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं शर्म से मरना चाहिए। दूसरी बात, दीपक जी, ये सुधांशु जी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे वहाँ ये हो गया, ये हो गया। अभी रवि प्रसाद जी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा एप्पल फोन बिके। देखिए उनकी मानसिकता देखिए कि भारत में 2 एप्पल स्टोर ओपन हुए और एप्पल फोन की बिक्री हुई, इसलिए यहाँ पे विकास है। इससे बड़ा मजाक क्या है? आप देश के साथ मजाक समझ सकते हो? आप यहाँ पे, आपने कहा था 9 साल में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 होते होते किसानों की आय डबल हो जाएगी। क्या हुई? हर भारतीय को घर मिल जाएगा। क्या हुआ? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। चैलेंज के साथ कहता हूँ सुधांशु जी, आप बता दीजिए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई क्या नहीं हुई? गलत बात मत कीजिए। यहाँ पे 2-2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। आज सीएमआई का आंकड़ा है कि हमारा जो नौकरी बेरोजगारी दर है सबसे ज्यादा हो गया है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे आप आंकड़ों की मायाजाल मत कीजिए। जब देश की बात होती है, जब कंपैरेटिव आंकड़ों की बात होती है, देश के सामने सही पिक्चर कीजिए। और सुधांशु जी, आपकी जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा। क्या आम आदमी के जीवन में कुछ सुधार आया? नहीं आया। जो भी चुनाव होते हैं दीपक जी, उनके आप नेता को देखिए, एक भी नेता की अपने काम पे बोलने की हिम्मत है? नहीं है। क्यों हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है? अगर दीपक जी मैंने परफॉर्म किया है, अगर जनता ने मुझे मौका दिया है, मैंने परफॉर्म किया है, तो मुझे कांग्रेस क्या बोल रही है उस बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान क्या हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सब कब करना पड़ता है आपको? जब आपको अपने काम पे भरोसा ना हो। हम लोग कांग्रेस ही हैं, हम यहाँ पे काम पे भरोसे की बात कर रहे हैं। आज राजस्थान में ये लोग कोई भी बात कर रहे हैं। हमने कंप्लायंस रिपोर्ट जारी किया है दीपक जी, जहाँ पे 83% ऑफ अवर पोल प्रोमिसेस हैव बीन फुलफिल्ड। क्या भाजपा की किसी की हिम्मत है? वहां पे 40% कमीशन सरकार के कारण सत्ता से चली गई। 9 साल से मोदी जी यहाँ पे अलग अलग माध्यम पे जुमले दे रहे हैं। 15 लाख वापस आ जाएंगे, हर 2 करोड़ भारतीयों को हर साल हम नौकरी देंगे, हर भारतीय को घर देंगे, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। अरे क्या मजाक कर रहे हैं देश के सामने? जुमलेबाजी बंद कीजिए। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक देश अब आप पे भरोसा नहीं करेगा। दूसरी बात, जो भी आदमी इनके सामने सवाल खड़ा करता है उसको कटघरे में खड़ा कर देता है। कभी ईडी, कभी सीबीआई। ये क्या मजाक लगा रखा है? देश समझ नहीं रहा है क्या? जितना आप देश को दबाओगे, सुधांशु जी समझिए, लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र हर एक मुश्किल से बाहर निकला है और इसमें से भी आपको रिएक्शन दे रहा है। हमको इस बात की खुशी है दीपक जी, इनको ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ये इंडिकेशन नहीं ले रहे हैं। हम सदनसीब है क्योंकि इनका जो पतन है इसी अहंकार के कारण हो रहा है। और आज जो हमारी बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ हो रहा है, इसी अहंकार की करिए के प्रधानमंत्री जी को किसी से लेना देना नहीं है। अरे आप जांच की बात छोड़िए, जब बेटियां बोल रही है एक बार जा तो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बात में हम दोनों के बीच में कोई गैप होना चाहिए। क्या सुधांशु जी नहीं लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री जी, जिसको प्रधानमंत्री जी बेटियां कहते थे, उनको लंच पे आमंत्रित किया था, उनके साथ में बैठ के बात की थी, बड़े बड़े वीडियो आए थे। एक बार प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। सिर्फ जाने की बात कर रहा हूं, आप छोड़ दीजिए कौन सही गलत है उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा मैं। क्या एक बार जा नहीं सकते थे? दूसरी बात, जो भी व्यक्ति के खिलाफ ये सब आक्षेप हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बार टिल द टाइम द जांच इज गोइंग ऑन, एक बार उसको सस्पेंड करके एक देश में मैसेज देते? इतना अहंकार क्यों 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 बचा रहे हैं आप? और यही देखिए मुद्दा यहाँ पे सुधांशु जी इस मुद्दे का नहीं है दीपक जी। हम लोग 3 काले कानून की हम बात करें, हम लोग नोटबंदी की बात करें, जो भी स्टेप है, भाजपा की एक आदत है देश के ऊपर थोप दो। कोई भी हमने रिएक्शन करेगा, गलती नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए। लोकतंत्र की बात करेंगे हम लोग, भारत माता की जय कह के हम लोग अपनी विफलता नहीं छिपा पाएंगे। अगर गलती हुई है, 3 काले कानून की गलती हुई है, नोटबंदी की गलती हुई है, पहलवानों के मामले में गलती हुई है, आपको गलती का स्वीकार करना चाहिए। चीन के मुद्दे पे गलती हुई है, स्वीकार कीजिए। आप लोग भी ह्यूमन हैं, आप लोग महान नहीं, पर ये गलती का स्वीकार नहीं करके जो भी आदमी आपके खिलाफ बोलता है या सच लेके आता है, उसको देशद्रोही का ठप्पा लगा के जो नेगेटिव राजनीति है, देश इससे उब चुका है। बड़ी बड़ी भाषण की बात मत कीजिए सुधांशु जी। अगर मौका मिला है अपने वादे पूरे कीजिए,
नहीं हुए हैं, देश से बताइए कि नहीं हम लोग नहीं कर पाए, जुमले जो दिए थे वो नहीं कर पाए, उसके लिए माफी मांगिए, भ्रष्टाचार कर रहे उससे माफी मांगिए और एक पॉजिटिव एक्शन से। राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं। आपको क्यों बौखलाहट हो रही है? क्यों जरूरत पड़ी आज आपको रविशंकर प्रसाद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं राहुल गांधी जी ने। ये आपकी ठीक है, फ्रेम फ्रीज हुआ रोहन जी का। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स आपकी है, वो ये इनका कहना है। हालांकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि हम मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है और नफरत का बाजार वो चला रहे हैं। आप कैसे देखते हैं रोहन गुप्ता जी के इन आरोपों को? देखिए, रोहन गुप्ता जी जो भी बात बोल रहे हैं, कुछ अनाप शनाप ज्यादा बोल रहे हैं, बगैर सोर्सेस को कोट किए बोल रहे हैं। ये प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए थी, आज 1,72,000 रुपए से ऊपर डबल हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश की कितनी है इंडिया के कन्वर्जन रुपये के हिसाब से? 2 लाख रुपए से ऊपर है क्या प्रति व्यक्ति आय? कौन सा सोर्स है आपका, क्या स्रोत है? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं। और पता नहीं क्या बचकाना तर्क देते हैं। अरे रविशंकर प्रसाद जी ने यह कहा कि आईफोन की जो फैक्ट्रियां बनी है, मान्यवर, आईफोन 14 पहली बार ऐसा हुआ है 25% भारत में बने, 25%, और ये सब एक्सपोर्ट हुए हैं। $1 अरब से अधिक का एक्सपोर्ट हुआ है, सिर्फ कहने 2 खरीद लिए गए। हाँ, मैं समझता हूं, मगर ये भी मैं कहना चाहता हूं, ये कहां से शिफ्ट होकर आई है? चाइना शिफ्ट होकर आई है ना फैक्ट्री। और सिर्फ आईफोन की फैक्ट्री में, एप्पल की फैक्ट्री में ही कर्नाटक में बवाल हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, करोड़ों रुपए की वो लूट ली गई थी, मतलब इन्वेंट्री लूट ली गई थी। क्यों हुआ था भाई? सिर्फ उसी फैक्ट्री में जो चाइना से शिफ्ट होके आई। और इतना भी बता दें, ऐसे भी हवा में नहीं, अब ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया था, तो मैं बताना चाहता हूं 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास मिले, 11 करोड़ से अधिक लोगों के नल में जल मिला है, सारे गांवों में बिजली मिली है। भारत आज की डेट में 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर मोबाइल हैंडसेट हुआ है। आज कितनी फैक्ट्री? 240, आपके जमाने में थी 2 तीसरे नंबर पे हम सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुए, सॉरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हुए हैं। 7.5 करोड़ घरों के पास कार आई है। आपके हिसाब से कुछ भी सृजित नहीं हुआ है। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, आसमान से जिन्नात आके बना रहे हैं, कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। और 90% से अधिक रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। हमने युद्ध पोत बना लिया, विमान वाहक, कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। हमने आज 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है। पहली बार हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। ब्रह्मोस, फिलीपींस पहला देश बना है जिसने कि वो ऑर्डर लिया है। इसमें कुछ नहीं हुआ है। मुझे समझ ही में नहीं आता है जनाब। मैं सारे उदाहरण, फैक्ट, डाटा के साथ बोल रहा हूं। आप लगातार इस बात को इस प्रकार से बोलते चले जा रहे हैं। पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में कितना था डिफेंस एक्सपोर्ट, बताइए। आज करीब 400 ऐसे आइटम हो चुके हैं जिनका की इंपोर्ट डिफेंस में बंद कर दिया गया, भारत में ही बनेंगे। 75% ऑफ द डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग के इंस्ट्रूमेंट भारत में ही बनेंगे। यह क्षमता हमने प्राप्त की है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है हमने। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में कितना परसेंट था? आपके जमाने में तो वो स्थिति थी, हमारे वैज्ञानिकों में वो क्षमता थी कि वो चंद्रयान और मंगलयान बना सकते थे, मगर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। ये बताइए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपके जमाने में ही बन लेता था, मगर एसॉल्ट राइफल नहीं बन सकती थी। क्यों नहीं बनती थी भाई? सिर्फ इसलिए कि खरीद होती रहे और सारी सेटिंग गेटिंग चलती रहे। आज एसॉल्ट राइफल भी बन रही है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल भी बन रही है, विमान वाहक युद्धपोत भी बन रहा है, टुमकुर में हेलीकॉप्टर भी, युद्धक हेलीकॉप्टर भी बन रहा है, और मोबाइल हैंडसेट भी बन रहा है। परंतु उसके और सीएमआई के डाटा की बात कहते हैं तो मैं इनसे चुनौती दे पूछता हूं, पिछले 6 महीने का सीएमआई का डाटा कंटिन्यूअस दिखाएं। कितनी है रेट ऑफ बेरोजगारी, बताइए मुझे, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तीनों का डाटा दिखाइए 6 महीने का। हवा में आके पिक एंड चूज करके कुछ भी बोलने लगते हैं। और मैं दीपक जी ये भी कहता हूं, कांग्रेस के एक नहीं दर्जनों प्रवक्ताओं ने बोला होगा 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। हम पूछना चाहते हैं 50 साल में कितने साल आते हैं, बोलिए। अगर मैं पूछना चाहूं तो जब 91 में सोना गिरवी रख दिया गया था, 2-2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था, उस जमाने में से लेकर उस समय स्थिति खराब थी, देश एकदम कंगाल होने कगार पे आ गया था, प्रचंड बेरोजगारी थी, प्रचंड महंगाई थी, 14.5% की रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी। साहब नहीं, वो नहीं था। आज की डेट में गड़बड़। और मैं इस चीज से पीछे नहीं हट रहा हूं। बोलो भाई, राहुल गांधी जहां खड़े होकर बोले दुनिया का सबसे विकसित देश है, उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है या आज हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है?
मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वहीं पर तो सिलिकॉन वैली है ना, जहां सॉफ्टवेयर था। आज डिजिटल रिवॉल्यूशन यहां पे प्रधानमंत्री जी लाने में सफल हुए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आप 40% की बात करते, 85% कमीशन वाली सरकार थी। और ये 85% कमीशन की बात किसी कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बोली थी रोहन जी, सदन के पटल पर खड़े होकर भारत के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने बोली थी। आज मोदी जी ने उस टेक्नोलॉजी का यूज करके 100 का 100 पैसा पहुंचाना शुरू किया। तो मैंने तो आपको इतने सारे फैक्ट गिना दिए जिसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। और अगर फिर भी आप आंकड़ों की बाजीगरी करना चाहें तो मैं तो कहना चाहता हूं हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। 92% मोबाइल हमारे भारत में बन रहे हैं, 92%। और इसीलिए मैंने आपको कहा आप अपने जमाने में बताइए कितना डिफेंस एक्सपोर्ट होता था। बोलिए आप दीपक जी। हाँ, जवाब दीजिए। इन्होंने बड़ा भाषण दे दिया। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है, इसीलिए सुधांशु जी का भाषण जो है पूरी तरह नहीं सुन पाया। देखिए दीपक जी, पूरा देश भाजपा को देख रहा है। जो उन्होंने गोल पोस्ट सेट की, हमने तो नहीं कहा था कि मोदी जी देश के सामने कहे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमने तो नहीं कहा था कि हम 15 लोग हर भारतीय के घर में देंगे। हमने तो नहीं कहा था कि हर भारतीय को घर जो है 2022 तक नहीं मिल जाएगा। हमने तो नहीं कहा था कि किसानों की आय 2022 तक हम लोग दुगनी कर देंगे। हमने तो नहीं कहा था कि हर घर में जल नल होगा, हर नल में जल होगा। हमने तो नहीं कहा कि पूरे देश को जो 24 घंटे बिजली 2022 तक मिल जाएगी। हमने तो ये सब वादे नहीं किए थे ना। आज सुधांशु जी गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? बताएं मुझे, अगर इतनी ईमानदारी से छाती ठोक के बताएं, क्या मोदी जी ने जो वादे देश को किए थे वो पूरे कर पाए हैं? आप आंकड़ों की बाजी करिए, आप मेरे सामने मत कीजिए। मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। क्या मोदी जी ने देश के सामने जो गोल पोस्ट सेट की थी वो पूरी की? जवाब है नहीं। आप अपने आंकड़े मत दिखाइए, आपकी जो गोल पोस्ट और असलियत में क्या फर्क है वो देश के सामने दिखाइए। दूसरी बात आपने कहा इन्फ्लेशन। पिछले 1 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं, तब आप ये लोग आंकड़े मानने को तैयार नहीं था। जब 6% का जो बैंड है, 4 से 6% का आरबीआई का एक बैंड है, आपका जो इन्फ्लेशन है 7% के ऊपर रहा, तब तक तो आप लोग कुछ नहीं बोले। और अगर आप बोल रहे कि इन्फ्लेशन कम हुआ तो आप क्यों बैंक रेट कम नहीं कर रहे? क्यों होम लोन का इंटरेस्ट रेट आज भी कम नहीं हो रहा है? क्यों पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स है 30 रुपए आप लोग लूट रहे हैं वो कम नहीं कर रहे हैं? अब बताइए, आज पाकिस्तान जो कंगला हो चुका है वो देश, वहां पे जो पेट्रोल का रेट है हमसे कम है, क्योंकि पाकिस्तान के रेट का जो हम एक्सचेंज रेट करेंगे उसके सामने कम है। आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। वो लोग भी उतना नहीं लूट रहे हैं जितना आप लूट रहे हैं। प्रति लीटर 30, 40 रुपए लीटर लूट के देश की जनता को फायदा नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें आपके नेता करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं हमने रशिया से सस्ता तेल खरीदा। अरे देश की जनता को कौन सा फायदा हुआ? आपके सूट बूट के मित्र ही उनको इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके जनता को क्या मिला आपके आंकड़ों से? आपके जो ख्याली पुलावे मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, जनता को फायदा कुछ नहीं है। सुधांशु जी, आप जो आंकड़े लेके आते हैं सिलेक्टिवली, जो आंकड़े आपको सुहाते हैं वो आप दिखाएंगे, जो आंकड़े आपके खिलाफ जाते हैं वो आंकड़े भी देशद्रोही हो जाते हैं। गरीबी इंडेक्स देशद्रोही हो गया, प्रेस इंडेक्स देशद्रोही हो गया, पर कैपिटा इनकम देशद्रोही हो गया, सीएमआई के आंकड़े देशद्रोही हो गए। जो आंकड़े आपके साथ में वो देश प्रेमी, जो आंकड़े आपके खिलाफ है वो देशद्रोही। अरे अभी तो सीडीएस ने कह दिया कि चीन जो पीछे नहीं आ रहा है देश के लिए खतरा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने कहा था कोई गुस्सा नहीं है, देश को हकीकत से मतलब है। सुधांशु जी, झूठ मत बोलिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं, आपके जो आंकड़े हैं देश तय करेगा कि अगर मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दुगना हुई नहीं हुई तो देश तय करेगा। आप ईमानदारी से जाइए ना। महंगाई तो कम की है, पेट्रोल और डीजल की आप बात करें, गैस की जो बोतल है 1200 से ऊपर जा रही है, 400 रुपए थी कांग्रेस के राज में। इतनी तो लूट मत कीजिए, ये तो आपके सामने दिख रहा है। क्या आप इस बात से सुधांशु जी आप मानते हैं महंगाई की मार नहीं है? अगर आपके ये विचार है तो देश की जनता मालिक है, आपको दिखाएगी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पे देश की जनता आपसे नाराज है। आपके हिंदू मुसलमान जो गोल पोस्ट शिफ्ट करने की बात है, देश की जनता आपकी हकीकत समझ चुकी है। और मैं आखिरी बार दीपक जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो थोपने की इनकी बात है कि विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन कर दो, कुछ मालूम नहीं, अभी 200 की नोट बंद कर दो, कल उठ के ये सबसे बड़ी कम आयु वाली नोट होगी पूरे विश्व में। आपका विश्व रिकॉर्ड बनेगा, गिनीज बुक में नाम डालिए कि सबसे कम आयु वाली कोई नोट अगर किसी देश में है वो भारत में है। पहले तो आप चिप डालने वाले थे, नैनो टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, फिर फ्रीज हो गए रोहन जी। मैं एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन सुधांशु जी अभी भी वो यही कह रहे हैं कि भाई ये सब एक गुब्बारा है जो आपने फुला कर रखा है, असलियत में अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हवा भरी हुई है। क्या ये सत्य है? दीपक जी, पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। इतने सारे कमिटमेंट्स जो मोदी सरकार ने किए प्रधानमंत्री जी ने आने से पहले, ये सब गिना रहे हैं, हमने तो ये नहीं कहा था, हमने तो ये नहीं कहा था। मतलब वो पार्टी
जिस पार्टी का नहीं परिवार का 50 साल इस देश पे राज रहा, वो कह रही हमने तो ये नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था कि हम पैसा ला के देंगे, हमने नहीं कहा था हर घर में जल देंगे, हमने नहीं कहा था कि हर गांव में बिजली देंगे। अद्भुत है भाई, मतलब 50 साल हुकूमत करने वाले कह रहे हमने नहीं कहा था, ये तो आपने कहा था और हमने तो दिया है। आज भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली ना हो, एक भी गांव ऐसा नहीं जहां पे सड़क ना हो। हमने कहा ना 11 करोड़ घरों में हमने जल पहुंचाया, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर कराया। आज भारत में कितने इंटरनेट कनेक्शन है? 82 करोड़। आपके जमाने में कितने थे? 14 करोड़। कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। अब उससे भी मुझे आश्चर्य आता, पेट्रोल डीजल के ऊपर इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। आपको पता है पेट्रोल डीजल में 3 हिस्से होते हैं लगभग। कोई गोल पोस्ट नहीं चेंज करा, अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, मैं आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। नहीं, मैं बिल्कुल गोल पोस्ट नहीं, आप सारी बातों का क्रमवार उत्तर दे रहा हूं, जो आपने बोला उसी पे। अरे क्या गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल पे बोल रहा हूं ना। आपने क्या वादा किया था? आपने क्या वादा किया था? अरे भाई आप अपने टर्न पे बोलिए। अच्छा, आपने 1970 में वादा किया था कि नहीं गरीबी हटाओ, और 2013 में आपने कहा खाद्य सुरक्षा कानून ला रहे हैं 43 साल के बाद, और भाषण दे रहे हैं आगे हमने वादा किया था। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटी? 43 साल लगातार, सिर्फ 2.5 साल छोड़ दें अगर उसके 43 साल में 33 साल आपकी सरकार रही, और आगे भाषण दे रहे हैं आज। इसलिए अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। अब मैं बोलता हूं पेट्रोल डीजल, ये बताइए पेट्रोल डीजल पे हमने बढ़ाया तो नहीं? आपने हिमाचल में कहा पेट्रोल डीजल कम करेंगे, 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल पे। और पेट्रोल डीजल पे जो जाता है 1/3 ऑयल कंपनीज का होता है, 1/3 लगभग मोटा मोटा हिस्सा राज्य सरकार का होता है, 1/3 केंद्र सरकार का होता है। और आज केंद्र सरकार के पास सब्सिडी देने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ दाम कम करने का एक ही तरीका है कि हम अपना टैक्स कम करें। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2 बार कम किया है, और हमारी राज्य सरकारों ने भी कम किया। मैं इनसे चुनौती से पूछता हूं, एक अपनी राज्य सरकार बताएं जिसने पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर कम किया हो। और फिर सरासर झूठ बोलते हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 का। मैं दर्शकों से कहता हूं जाइए इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाके चेक करिए, जनवरी 2014 में कितने का है गैस का सिलेंडर? 1241 रुपए का है। वो 400 रुपए का सब्सिडाइज सिलेंडर था। सब्सिडी खत्म हो गई इन्हीं के जमाने में, बाकायदा इनकी सरकार के किए गए एग्रीमेंट के हिसाब से अक्टूबर 2014 सब्सिडी खत्म। अब कोई तरीका नहीं है कि सरकार आपको कम दे सके। अब मार्केट प्राइस पे मिलता। मार्केट प्राइस का सिलेंडर 1241 रुपया था जनवरी 2014 में। सरासर झूठ बोलते हैं। आज इस परिस्थिति के बाद भी 1100 कुछ रुपए का है। और मैं कहता हूं मेरी बात पे मत भरोसा करिए ना, रोहन जी की बात भरोसा करिए, जाके चेक कर लीजिए। फिर झूठ बोल देते हैं। सीडीएस ने कहा कि चीन यहां आया हुआ है और ये देश के लिए खतरा है। मैं चुनौती से पूछता हूं, दिखाएं कहां सीडीएस ने बोला है? कुछ भी आकर बोलने लगना, अनाप शनाप बोलने लगा। सीडीएस ने कहां पे बोला? मैं पूछना चाहता हूं, सीडीएस का बयान कोट करिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सीडीएस का बयान कोट करिए। और जो पेट्रोल और डीजल में टैक्स का स्ट्रक्चर होता है, बताइए आपकी सरकारों ने कितनी बार कम किया है? इसलिए मैं गोल पोस्ट चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर बात को एकदम फैक्ट के साथ आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मगर अफसोस ये है कि आप पहले ही स्वीकार कर चुके कि हाँ, हमने जो कहा था हमने सब करके दिखाया है। 48 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट है। बताइए आपके जमाने में कितने थे लोगों के पास अकाउंट? दीपक जी, कितने अकाउंट थे? और सब ऑपरेटिव हैं। 1,92,000 करोड़ रुपया उनमें है। हमने आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी बनवाया है, चिनाब का पुल। सबसे लंबी टनल भी हमारे जमाने में बनी है। हमने 111 वाटरवेज यानी जल मार्ग भी बनाए। आपके जमाने में एक भी जल मार्ग नहीं था। हम सौर ऊर्जा के मुकाबले में इतना आगे नहीं। देखिए आप अपने टर्न बोल रहे थे भाई, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। क्यों रोहन जी? आप दर्शकों को भी लगता होगा ना कि आप बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। जब तक आपका फ्रेम नहीं फ्रीज होता आप लगातार बोलते रहते हैं। हमने विद्युत बचाने के लिए हमने जानते क्या काम किया है? 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे, जो अमेरिका कुल आबादी के बराबर है। हमने एक और काम किया है दीपक जी, आपको पता है इनके जमाने में 4.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड थे जो आदमी नहीं थे, टोटल खाने पीने में जा रहा था। 2 करोड़ के करीब गैस कनेक्शन ऐसे थे सब्सिडाइज, जो 400 रुपए बोल रहे हैं ना, जो उस पे 800 रुपए सरकार सब्सिडी देती थी, वो 2 करोड़ रुपए मिल बांट के खा रहे थे। सब खत्म कर दिया है मोदी जी ने। इसी कारण से इन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है कि वो पूरा इकोसिस्टम जो करप्शन का था वो होता चला जा रहा है। और 2000 रुपए के लिए इन्होंने बोला कि साहब सबसे कम दीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूं रोहन जी, भारत के इतिहास में रुपए का डिवैल्यूएशन कितनी बार हुआ है? बताइए कितनी बार हुआ है और कब कब सरकार में? आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। मैं बताता हूं। हाँ बताइए, कब मैं जवाब देना बोलिए। और नहीं बताएंगे, मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं नहीं बता पाएंगे। बोलिए, गोल पोस्ट चेंज करके भाग जाएंगे। मैं रोहन जी फ्रीज हो गए हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं सुधांशु जी, लेकिन
अगर आलोचना कर रहे हैं और भी अब तो ग्लोबल विलेज हो गया, तो इस बात को मुद्दा क्यों बनाना कि राहुल गांधी ने क्या कहा वहां जाकर? बहुत अच्छी बात कही है आपने दीपक जी, इतनी अच्छी बात कही है। मैं ये विषय सोच ही रहा था, ये ग्लोबल विलेज किस संदर्भ में है? इकोनॉमी के संदर्भ में है ना। आज ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है, ग्लोबल डेमोक्रेसी नहीं है। तो इकोनॉमी में जब हम पूछते हैं कि दुनिया के किस हर देशों की तुलना में, बड़े देशों में हम सबसे बेहतर स्थिति में, तो ये लोग कहने लगते नहीं 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 नहीं, आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात करो, दुनिया, अरे भाई ग्लोबली कनेक्टेड है आज सारी देशों की अर्थव्यवस्था। तो ग्लोबल जो इकोनॉमी है आज ग्लोबल विलेज इकोनॉमी में है, मगर हमारी डेमोक्रेसी और अमेरिका की डेमोक्रेसी तो कनेक्टेड नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी और इंग्लैंड की डेमोक्रेसी तो कनेक्टेड नहीं है। तो क्यों जाके भाई लंदन में जाके डेमोक्रेसी में भाषण देते हो भारत के बारे में, और उनसे कहते हो आप डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करो? अरे आप ये कहिए कि भारत में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर वो आप नहीं कहते, आप कहते हस्तक्षेप करो। यानी जिस चीज में ग्लोबल है उसको नहीं मानना है, उसको नकारना है, क्योंकि हम उसमें सबसे बेहतर स्थिति में हैं, और जो चीज ग्लोबल नहीं है उसमें भी हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं, डेमोक्रेसी में भी, मगर उसके बावजूद उसी को लेके हल्ला मचाना है। और जो मैंने बात बोली हम नहीं मानते हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूं दर्शकों से, आप बताइए, आप उस हंगर इंडेक्स पे भरोसा करते हैं कि वो पाकिस्तान जहां गोलियां चल रही हैं, जहां गोलियां चली हैं आटे के लिए, वो हंगर इंडेक्स में हमसे पीछे? अफगानिस्तान में मारा मारी देखी है आपने अनाज के लिए, वो हंगर इंडेक्स में हम उससे नीचे हैं। मतलब एक ऑन द लाइटर नोट बात कह दूं दीपक जी, एक पाकिस्तान में एक पैरोडी चली है, जो पुराना हमारा एक गीत था ना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। उसके ऊपर पाकिस्तान में ही 50 के दशक में एक फिल्म बनी थी बेदारी, जिसमें ठीक यही गाना नकल करके उन्होंने बनाया था, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान के। पाकिस्तान में पैरोडी बनी है उसकी, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, इसकी खातिर हमने। आप बताइए, जिस देश में खुद ऐसा हो रहा हो, वो इनको लगता है कि वो हमसे बेहतर स्थिति में है। कितनी मोहब्बत है। रोहन जी आप फिर फ्रीज हो रहे हैं, मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपको जोड़ लो। मेरे पास अब सिर्फ एक मिनट है आप दोनों के लिए। रोहन जी अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं सुधांशु जी से क्लोजिंग कमेंट लूंगा, क्योंकि मैंने पहला मौका रोहन जी को दिया था। तो माफ कीजिएगा, रोहन जी का कनेक्शन हमारे साथ नहीं है। सुधांशु जी मैं फिर आपके पास वापस आता हूं। क्या आपको लग रहा है कर्नाटक में जो हार मिली, उस कर्नाटक की हार के बाद कांग्रेस को, बीजेपी को सेल्फ करेक्शन करने की जरूरत है? जो कह रहे हैं कि अति आत्ममुग्ध है बीजेपी, अति आत्ममुग्ध है प्रधानमंत्री, अति आत्ममुग्ध है पार्टी, अति आत्ममुग्ध है उसके कार्यकर्ता, तो क्या आपको लगता है कि एक कोर्स करेक्शन की बीजेपी को जरूरत है? देखिए, हम पहले बात कहते हैं हाँ हम चुनाव हारे, मगर यह भी एक फैक्ट मानिए, हमारा 36% वोट पिछली बार था, 36% आज भी है। हम अपने 75 साल के सबसे अधिक वोट प्रतिशत के ऊपर हैं चुनाव हारने के बावजूद। और ये जहां हारे हैं, ये बताइए, हम हिमाचल में हारे हैं 0.9%, 37,000 वोट। ये जहां हारे हैं गुजरात में 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 से आज तक कभी कांग्रेस नहीं हारी थी, उसमें 17 हार गई। इनका वोट परसेंट आधे पे रह गया। उत्तर प्रदेश में लगभग सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, दिल्ली में लगातार 2 बार 0 पे हो गए। तो आत्ममुग्धता इनमें नजर आ रही है कि ये एक जीत के ऊपर जिस तरीके से और आत्ममुग्धता हो, चलो ठीक है भाई, ये भारत विरोध क्यों नजर आने लगता है? बाहर जाकर भारत के बारे में क्यों बोलना? ठीक है आप जीत गए, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि भारत, भारतीयता, भारत का लोकतंत्र, भारत के प्रधानमंत्री, इसके बारे में जाकर आप अनाप शनाप बोलने लगेंगे और फिर उसमें भारत सरकार कोई नहीं, विभिन्न संस्थानों को नहीं, भगवान को भी घसीटने लगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अफसोस रोहन जी, मैं आखिरी बार में आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन रोहन जी जुड़ चुके हैं क्या हमसे? सुधांशु जी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी आपको क्या लगता है, मैं सीधे आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मेरा बड़ा डायरेक्ट सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और जो प्रचार प्रोपेगेंडा कांग्रेस कर रही है, आपको लगता है कि कभी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक मंच पे आ जाएंगी, जो विपक्षी पॉलिटी है खासतौर पर बीजेपी विरोधी, कांग्रेस उनके साथ मिल जाएगी? हमारे लिए ये कतई विचार का विषय नहीं है, न प्रधानमंत्री जी के लिए यह कोई लक्ष्य है या कोई ध्यान करने का विषय विपक्ष एक हो रहा है या नहीं। हमारा लक्ष्य है कि भारत के जन जन का जीवन स्तर सुधारना, क्योंकि जब हम सत्ता में आए थे तो इस विचार से आए थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, और खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। तो सबके पास हमने पहुंचाया है, सब लोगों को पहुंचाया है। और जहां तक विपक्ष की एकता की बात है, इनके लिए तो वो उक्ति है दीपक जी, जब जनता पार्टी बनी थी, यानी सारी पार्टियों ने अपने को, हमने भी अपना विलय कर दिया था,
इंदिरा जी के विरुद्ध, और फिर वो 2 साल में टूट गया था। और जब टूट गया था तो अटल जी ने बड़े दुखी होकर एक कविता लिखी थी। उनकी बड़ी फेमस कविता है गीत नया गाता हूं, ये तो सबको याद होगी, पर उससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी गीत नहीं गाता हूं, क्योंकि इतना अहंकार का अहंग का टकराव हो गया था सारे विरोधी दलों में। तो उन्होंने लिखा था, वो आज बिल्कुल चरितार्थ दिखती है इनके ऊपर। वो क्या थी? बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। सबके ऊपर आरोप है, और हमारी सरकार से नहीं, 20-20 साल से आरोप है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। ये विपक्षी दलों के ऊपर है, और ये इनका अंदरूनी मामला है। ये सब में प्रतिस्पर्धा है। जो कर्नाटक की जीत है कांग्रेस की, उसमें हमारे लिए चुनौती नहीं है। अरमानों पे बिजली गिरी है किसके? नीतीश कुमार जी के, ममता जी के, केजरीवाल जी के, YSR ये अपने तेलंगाना राष्ट्र समिति वाले चंद्रशेखर राव जी के, और शरद पवार जी पे, जो सोच रहे थे कि वो अपने विपक्ष का नेतृत्व ले लेंगे। अब उनके लिए समस्या हो गई है। इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अरुण जी कंक्लूड करिए। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, भाषण देने में सुधांशु जी की मास्टरी कोई बोल नहीं सकता। पूरी डिबेट में आप देखेंगे, जनता ने देखा होगा कि जिस प्रकार से गोल पोस्ट शिफ्ट किए। मैंने एक सिंपल सवाल पूछा कि क्या जो भी आपने वादे किए थे, क्या वो वादे आपने पूरे किए? ये जवाब नहीं दे पाए। मैंने सिंपल कहा कि हमारी बहनें, हमारी पहलवान यहाँ पे दिल्ली बैठी है, क्या प्रधानमंत्री जी के पास 1 मिनट का समय नहीं है वहां पे जाके आए? इनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सवाल पूछा कि पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश हमसे आगे क्यों चला गया? इनके पास कोई जवाब नहीं। कोट करिए, उन्होंने क्या सोर्स है? मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपसे केवल सोर्स कोट करिए और संख्या कोट करिए, बस सुन लीजिए। ये बीजेपी की डिक्शनरी नहीं है, बीच में मत बोलिए। सोर्स देख लीजिए, नेट पे जाके देख लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। सोर्स पीपीपी के आंकड़ों के सोर्स नहीं होते हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े होते हैं। आपका नॉलेज थोड़ा सा कम होगा, मैं आपको बता दूं। जो पर कैपिटा के इनकम मामले में बांग्लादेश अगर हमसे आगे गया है, ये बता रहा है कि रिलेटिव ग्रोथ में हम लोग पीछे हैं। मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा दीपक जी, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं, जो भी उनके ऊपर सवाल पूरे, वो देशद्रोही बन जाता है। कभी तो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि देश को हमने जो वादे किए, अगर वादे पूरे किए होते तो हमको क्यों हिंदू मुसलमान की बात करने की बात करते? हम क्यों कांग्रेस की बात करके? राहुल गांधी जी ने क्या बोला? राहुल गांधी, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस भाई, वक्त इतना ही है मेरे पास। आपकी तकनीकी दिक्कत न हुई होती तो बहुत बेहतर होता, लेकिन चलता है, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी धोखा भी दी जाती है। जी न्यूज़।